दूसरा चैप्टर। खिड़की में खड़ी नन्ही लड़की। माँ की चिंता का एक कारण था। तो चैन ने अभी हाल ही में स्कूल जाना शुरू किया था, पर उसे पहली कक्षा में ही स्कूल से बाहर निकाल दिया गया था। अभी सप्ताह भर पहले ही तो सब हुआ था। माँ को तो चैन की कक्षा शिक्षिका ने बुलावा भेजा था। आपकी बेटी पूरी कक्षा को गड़बड़ा देती है, आपको उसे किसी दूसरे स्कूल में ले जाना होगा। ठंडी सांस छोड़ते हुए उस सुंदर युवा शिक्षिका ने कहा था। मैं तो अपनी सहन शक्ति की सीमा पार कर चुकी हूँ। माँ घबरा गई। ऐसा क्या किया होगा तो चैन ने जिससे पूरी कक्षा गड़बड़ा जाए? वो हैरान थी। बौखलाहट में शिक्षिका अपनी पलकें झपकाने लगी। अपने कटे हुए छोटे बालों में उंगलियां फिराते हुए उसने समझाया। पहली बात तो यह है कि वह दिन में सैकड़ों बार अपनी मेज़ खोलती है। मैंने बच्चों से कह रखा है कि वे बिना कारण अपनी मेज़ ना खोलें, लेकिन आपकी बिटिया बराबर कुछ ना कुछ निकालती या रखती रहती है। अपनी कॉपी निकालती रहती है, अपनी पेंसिल की डिब्बी, अपनी किताबें, हर चीज़ जो उसकी मेज़ में हो। मानिए हमें अक्षर लिखने हों तो आपकी बिटिया मेज़ खोलकर कॉपी निकालती है, फिर धड़ाक से ढक्कन बंद करती है। तब वह फिर मेज़ खोलती है, इस बार पेंसिल निकालती है और फिर जल्दी से उसे बंद करती है। तब वह कॉपी पर आ लिखती है। अगर उसे आ गंदा या गलत लिखा हो तो वह फिर मेज़ खोलती है और इस बार रबड़ निकालती है, फिर ढक्कन बंद करती है। अक्षर मिटाती है, ढक्कन खोलकर रबड़ अंदर रखती है और फिर मेज़ बंद करती है। वह यह सब बड़ी तेज़ी से करती है। जब वह आ लिख चुकी होती है तब वह एक एक कर हर चीज़ वापस रखती है। पेंसिल वापस रखती है, ढक्कन बंद करती है, फिर खोलती है, कॉपी वापस रखती है, तब फिर ढक्कन बंद करती है। जब दूसरे अक्षर की बारी आती है तो वह यह सब फिर दोहराती है। पहले अपनी कॉपी, फिर पेंसिल, फिर रबड़ निकालती है। हर बार हर एक चीज़ के लिए वह अपनी मेज़ खोलती और बंद करती है। मेरा तो दिमाग भनना जाता है, लेकिन मैं उसे डांट भी नहीं सकती। उसके पास हर बार खोलने बंद करने का कारण जो होता है। अब शिक्षिका की पलकें तेजी से झपकने लगी थी, मानो वह मन ही मन पूरा दृश्य फिर से याद कर रही हूँ। अचानक माँ को समझ आ गया कि तोताचान क्यों बार बार अपनी मेज खोलती बंद करती होगी। पहला दिन स्कूल में बिताकर तोताचान उत्साह से भरी घर लौटी थी। उसने ऐलान किया था, मेरा स्कूल बहुत अच्छा है। पता है, घर में जो मेज है उसका ड्रॉअर खींचना पड़ता है, पर हमारे स्कूल में मेज पर एक ढकना है जिसे उठाना पड़ता है, बिल्कुल एक डिब्बे की तरह। उसमें ढेरों चीज़ें रखी जा सकती हैं, बड़ा ही मज़ेदार है। माँ अपनी बिटिया को मेज़ खोलने बंद करने में मिलने वाले आनंद की कल्पना करने लगी। माँ को यह भी नहीं लगा कि यह कोई भारी भूल या शैतानी हो। मेज़ का नयापन ख़त्म होते ही तोतोचान ऐसा करना बंद भी कर देती, पर शिक्षिका ने उससे यह सब नहीं कहा। सिर्फ इतना ही कहा, मैं उससे इस बारे में बात करूंगी। शिक्षिका की आवाज़ अब कुछ तीखी हो गई। उसने आगे कहा, अगर इतना ही होता तो शायद मुझे बुरा ना लगता। शिक्षिका आगे की ओर झुकी। माँ झिझक कर पीछे हट गई। जब वह अपनी मेज़ के ढक्कन से शोर नहीं मचा रही होती है तब वो खड़ी रहती है पूरे समय। खड़ी रहती है? कहाँ? माँ ने आश्चर्य से पूछा। खिड़की में, शिक्षिका ने नाराज होते हुए कहा। खिड़की में क्यों खड़ी रहती है? माँ ने विस्मय से पूछा। ताकि वो सड़क पर गुजरने वाले साजिंदों को बुला सके, लगभग चीखते हुए शिक्षिका ने बताया। इसके बाद शिक्षिका ने जो कहानी सुनाई उसका सार कुछ यूँ था। पूरे 1 घंटे तक अपनी मेज़ के ढक्कन को उठाने पटकने के बाद तोताचान अपनी जगह छोड़ खिड़की के पास जा खड़ी होती और बाहर झांकती रहती। जब शिक्षिका मन ही मन ये सोचने लगती कि भले ही वह खिड़की के पास खड़ी रहे, कम से कम शांत तो रहे, तब अचानक तोताचान चटकीले कपड़े पहने सड़क पर से गुजरने वाले साजिंदों की ज़ोर से आवाज़ लगाती। ऐसा वह इसलिए कर सकती थी क्योंकि उनकी कक्षा निचले तल्ले पर थी और कमरे की खिड़की सड़क की ओर खुलती थी। सड़क और खिड़की के बीच पौधे थे, पर उनके पार सड़क चलते किसी भी इंसान से बात करना मुश्किल न था। जब तोताचान बुलाती तो साजिंदे ठीक खिड़की के पास आ जाते। तब तोताचान पूरी कक्षा के बच्चों में ऐलान करती,
वे आ गए, वे आ गए। तब सारे बच्चे अपनी जगह से उठ खिड़की के पास सिमट आते और शोर मचाने लगते। कुछ बजाइए, तो चैन कहती। और तब साजिंदों की टोली, जो शायद चुपचाप स्कूल के सामने से गुजर जाती, अपनी शहनाई, घंटा, ढोल आदि से बच्चों का मन बहलाने लगती। और ऐसे में शिक्षिका के पास धीरज धर शोर शराबे के खत्म होने का इंतजार करने के अलावा कोई चारा न रहता। जब संगीत खत्म होता, साजिंदे चले जाते, तब सारे बच्चे अपनी अपनी जगह लौट आते, सिवाय तो चैन के। जब अध्यापिका पूछती, तुम अभी भी खिड़की के पास क्यों खड़ी हो, तब तो चैन बड़ी गंभीरता से जवाब देती, शायद कोई दूसरी टोली आ जाए। कितना बुरा होगा अगर वे आए और चले जाए और हमारी नजर ही उन पर ना पड़े। आप सोच सकती हैं ये सब कितनी कितनी बाधाएं पैदा करता है। शिक्षिका आवेग में भरकर बोल रही थी। माँ के मन में शिक्षिका के लिए सहानुभूति जगने ही लगी थी कि वह तीखी आवाज में बोली, और इसके अलावा इसके अलावा और क्या करती है वो। माँ का दिल सच में बैठने लगा था। इसके अलावा, शिक्षिका ने जोर से कहा, अगर मैं यही गिन पाती कि वह क्या क्या करती है तो मुझे आपसे उसे किसी दूसरे स्कूल में ले जाने को ना कहना पड़ता। अपने को कुछ संयत करते हुए शिक्षिका ने सीधे माँ की ओर देखा। कल तो चैन रोज की तरह खिड़की के पास खड़ी थी। मैं अपना पाठ पढ़ाती रही, सोचा कि वह शायद साजिंदों के इंतजार में खड़ी होगी। अचानक आपकी बेटी ने किसी से पूछा, क्या कर रही हो। मैं खुद जहां थी वहां से मुझे कोई दिखाई नहीं, इसलिए मैं जान नहीं पाई कि आखिर वो किससे बात कर रही है। उसने फिर अपना प्रश्न दोहराया। मुझे लगा वह सड़क पर खड़े किसी व्यक्ति से नहीं, ऊपर किसी से बात कर रही है। मेरी जिज्ञासा बढ़ी। मैं उत्तर सुनने की चेष्टा करने लगी, पर जवाब आया ही नहीं। पर आपकी बेटी बार बार प्रश्न दोहराती रही, क्या कर रही हो, क्या कर रही हो। इतनी बार कि पढ़ाना ही मुश्किल हो गया। मैं यह देखने गई थी कि आखिर वह प्रश्न कर किससे रही है। जब खिड़की से सर निकाल ऊपर की ओर देखा तो पाया वहां ओरी का घोंसला बनाती दो आबाबील चिड़िया थी। वह आबाबीलों से बात कर रही थी। मैं बच्चों को समझती हूँ, यह भी नहीं कहना चाहती कि आबाबीलों से बात करना बेवकूफ़ी है, पर फिर भी मुझे लगता है कि कक्षा के बीच में आबाबीलों से यह पूछना कि वे क्या कर रही हैं कतई गैर जरूरी है। माफी मांगने के लिए मां का मुंह खुले इसके पहले ही शिक्षिका ने आगे कहा, एक और घटना है, ड्राइंग की कक्षा की। मैंने बच्चों से कहा कि वे जापानी झंडा बनाएं। बाकी बच्चों ने सही बनाया, पर आपकी बेटी ने नौसेना का झंडा बनाया। आप जानती है ना, वो किरणों वाला झंडा। मैंने सोचा चलो इसमें भी कोई बुराई नहीं है, पर अचानक वो झंडों के चारों तरफ झालर बनाने लगी। वैसी झालर जो युवक दलों के झंडों पर होती है। शायद उसने कहीं वैसा झंडा देखा होगा। मैं कुछ समझूं उसके पहले ही उसने ऐसी झालर बना डाली कि पूरा कागज उससे भर चुका था। इसीलिए जब उसने झालर में भरने के लिए गहरे पीले रंग के क्रेयॉन चौक उठाए तो उसने सैकड़ों छोटे छोटे निशान कागज के बाहर तक बना दिए। मेज इतनी गंदी हो गई कि रगड़े साफ ना हो। बस सौभाग्य यही था कि उसने झालर 3 तरफ ही बनाई। 3 तरफ ही क्यों? माँ ने कुछ आश्चर्य से पूछा। हाँ, शिक्षिका थक चली थी, फिर भी माँ पर तरस खाते हुए उसने समझाया। चौथी ओर उसने डंडा बनाया था, सो झालर डंडे के केवल 3 तरफ ही थी। माँ कुछ आश्वस्त हुई। ओह, मैं समझी, सिर्फ 3 तरफ, ओह अच्छा। इस पर शिक्षिका ने बड़े धीरे धीरे पर शब्दों पर जोर देते हुए कहा, पर उस डंडे का भी काफी हिस्सा बाहर निकल गया था और अभी तक उसकी मेज पर बना हुआ है। इसके बाद शिक्षिका खड़ी हो गई। बर्फीली आवाज में उसने अपना आखिरी वार किया। मैं अकेली ही परेशान नहीं हूं, साथ के कमरे में जो शिक्षिका है उसे भी परेशानी हुई है। अब माँ को कुछ करना ही था। दूसरे बच्चों के साथ यह अन्याय था। उसे दूसरा कोई स्कूल खोजना होगा।
ऐसा जहां उसकी नन्ही को वे समझे, जहां उसकी बेटी को वे दूसरे बच्चों के साथ रहना पढ़ना सिखा सके। जिस स्कूल की ओर अब वे जा रही थी वो माँ को काफ़ी खोजबीन के बाद मिला था। माँ ने तोतो चैन को यह नहीं बताया कि उसे स्कूल से निकाल दिया गया है। वो जानती थी कि तोतो चैन ये समझ ही नहीं पाएगी कि उसने कोई भूल की है। किसी भी तरह की गांठ वह अपनी बेटी के मन में नहीं बांधना चाहती थी। अतः माँ ने निश्चय किया कि जब तक तोतो चैन बड़ी नहीं हो जाती वह उसे कुछ नहीं बताएंगी। माँ ने उससे इतना भर कहा था, एक नए स्कूल में जाना तुम्हें कैसा लगेगा? मैंने सुना है वह बड़ा अच्छा स्कूल है। ठीक है, कुछ सोचने के बाद तोतो चैन ने कहा था। पर अब इसके मन में क्या है? माँ ने सोचा, कहीं ये समझ तो नहीं गई कि इसे स्कूल से निकाल दिया गया है। पर क्षण भर में ही तोतो चैन ने उल्लास से भरकर पूछा था, क्या तुम्हें लगता है कि साजिंदे नए स्कूल में भी आएंगे? हम पढ़ रहे हैं तेत्सुको कोरोयोनागी की बेस्ट सेलर किताब तोतो चैन।